नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जगदम्बिका पाल बोले, जेएनयू में एबीपी पर हिंसा स्वीकार्य, लेफ्ट विंग को बताया विभाजनकारी शक्तियों से जुड़ा, कठोर कार्रवाई की मांग। सांसद हरीश मीणा ने भाजपा पर किया पलटवार, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता, भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन पर बवाल। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस की घेराबंदी, सांसद शशिकांत संथिल ने कहा, जो किया वह सही है, हम पार्टी की टैगलाइन के साथ काम कर रहे। सूरत में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, नारेबाजी के बीच सियासी तनाव बढ़ा। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर हमला, खजाने खाली होने पर सवाल, विपक्ष के फंड पर तंज, फंड है तो सरकार को दे, लोन लेने की जरूरत नहीं। खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्ट विंग समूह और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच कथित झड़प पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लेफ्ट विंग के लोगों द्वारा की गई हिंसा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विश्वविद्यालय में उनका एक अड्डा है जहां विभाजनकारी शक्तियां उनके साथ खड़ी रहती हैं। इसके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तरह से कल लेफ्ट विंग के लोगों ने हिंसा किया है, इससे साफ हो गया कि जेएनयू एक लेफ्ट विंग का इस तरह का अड्डा है कि जहां से विभाजनकारी शक्तियां उनके साथ खड़ी होती हैं। कश्मीर की अलगाववादी शक्तियों के साथ लोग खड़े होते हैं। भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले ये लेफ्ट विंग के लोग हैं। अब वो एबीपी के लोगों को हॉस्टल में घुस घुस के जिस तरह से मारा है, मुझे लगता है कि जिस तरह से कल हिंसा उन्होंने की है तो पराकाष्ठा है। निश्चित तौर से इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी। आईवाईसी की तरफ से भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के बाद बड़ा बवाल हुआ, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई जिसमें कहा गया कि हम इस प्रदर्शन के साथ हैं और युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत मंडपम में पहुंचे थे। सांसद हरीश मीणा से बात की हमारे संवाददाता दीपक ने, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की बात सुन ही नहीं रही। जो तरीका उनको सही लगा उन्होंने फिलहाल वही तरीका किया। मंडपम में आईवाईसी की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर कांग्रेस के साथ उनके सहयोगी जो दल है वो पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ हरिश्चंद्र मीणा साहब जो सांसद हैं। सर, क्योंकि अब आपके साथ ही आपके सहयोगी दल नहीं है, खासतौर इस मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बोला, उन्होंने भी विरोध किया है इस प्रोटेस्ट का। देखो, अपना भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी राय रखने का वो है और हम स्वागत करते हैं, स्वतंत्र विचारों का हम स्वागत करते हैं। हमारा जो क्या राय है, हमारी पार्टी की क्या लाइन है, वो आपके सामने है। हम बेरोजगार युवाओं के साथ हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो देश खुशहाल कैसे होगा वो हमारी चिंता है। क्या इस प्रोटेस्ट को आप पूरा समर्थन दे रहे हैं पूरे कांग्रेस पार्टी? हम हर युवाओं का जो हक के लिए लड़ाई करेंगे, उसके साथ यूथ कांग्रेस भी है और यूथ कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी भी, हम उनके साथ हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है आप पे, क्या आपको नहीं लगता कि पूरा प्रोटेस्ट गलत है? क्योंकि जहां से इंटरनेशनली तरीके से डेलीगेट्स जो है हमारे भारत में आए, एक बड़ा समिट था और इस तरह का प्रदर्शन, क्या लगता है कि छवि जो है खराब हुई है भारत की? इससे भारत की छवि बढ़ी है, दुनिया में ये जाता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। ये ईरान नहीं है, ये और अफगानिस्तान नहीं है, यानी हमारे कर रहे हैं प्रजातांत्रिक। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, हिंसा नहीं थी, सांप्रदायिकता नहीं थी, तो इससे बेहतर और क्या होगा? बीजेपी के बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नंगा नाच किया गया है और वो भी बड़े मंच पर, जो कि इंटरनेशनली तरीके से जो लोग देख रहे थे भारत पे, जिसकी निगाहें वो भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। सबको पता होना चाहिए, जो हमारे यहाँ लोग हैं, देश के लोगों को पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, बाहर के लोगों को पता चाहिए कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखना अपना प्रजातांत्रिक अधिकार है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या जो जिन जिन लोगों को डिटेन किया गया है, क्या आपके पास कोई उनकी पूरी लिस्ट है? कौन से लोग हैं, कैसे, कहां से? यही तो मांग रहे हैं, पुलिस से बता नहीं रही है। लिस्ट दे, हम उनको वकील से मिलाएंगे, वकील के उसको अधिकार से करना। लिस्ट ही नहीं दे रही, किसको गिरफ्तार कर रखा है, किस शहर में कर रखा है, किस धारा में, किस जुल्म में कर रखा है, बताए तो सही। तो हम कोशिश करेंगे, अभी शाम को अगर पुलिस परमिशन दे तो जेल में जो लोग बंद हैं उनसे मिलने जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन में रहेगा, क्या अब यहाँ से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप आगे जो है करने वाले हैं इसके बाद? क्योंकि सरकार, आप एक तरफ आरोप लगा सरकार सुन नहीं रही है आपकी। जो हमारा युवा अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए
अपने रोजगार के लिए आवाज उठाएगा, हम उस युवा के साथ हैं। चाहे उसमें गलती किसी की भी। गलती है ही नहीं। अधिकार के लिए अपनी मांग उठाना वो गलत है कि हमारा संविधान ये प्रावधान देता है, रखता है कि आदमी अपना स्वतंत्र तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज रख सकता है। हम उस आवाज के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बात कर रहे थे हरीश मीना जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं के साथ हैं और युवा जो है अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और हम हर उस आवाज़ के साथ है जो अपने अधिकारों के, अपने हक की बात करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस सांसद का सीधा जवाब आया है। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर घेराबंदी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा, आईवीसी ने जो भी किया वह सही है, हम उनके साथ खड़े हैं। कोई भी पार्टी क्या बोल रही है मुझे इसका कोई भी नहीं पता, हम पार्टी की टैगलाइन के साथ काम कर रहे हैं। साथ बात करने के लिए सांसद शशिकांत सेंथिल जी हैं। सर, क्योंकि अब आपकी सहयोगी जो दल हैं वही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव का बयान निकल के सामने आता है, क्या इस प्रोटेस्ट को आप जायज मानते हैं? और जायज मानते हैं तो किस हद तक आप जायज मानते हैं? देखिए, किसी और दल के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, मगर ये जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ही सही प्रोटेस्ट था, क्योंकि मुद्दा जो उठाया गया था वो यूथ का था, वो युवा का पीड़ा था और इन्होंने कोई भी तरीके से अनडेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट नहीं किया था। बहुत ओपनली वो गए थे अंदर, वो अपना प्रोटेस्ट किए थे और इतने ही जल्दी उसने वापस भी आए। और एक अटेंशन, ये ग्लोबली बहुत बार ऐसे प्रोटेस्ट होता है, हमारे देश में भी हुआ है। और ये इस मुद्दे यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि युवा का कुछ और फोरम नहीं मिल रहा है और यही समिट में उनको लाइमलाइट मिलेगा, इसीलिए वो किए हैं। इसमें कुछ गलती नहीं है, इसमें कुछ हाँ, शायद आप पब्लिक डिस्टर्बेंस किए ऐसे बोल सकते हैं, मगर 100% कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकता है? अगर युवा अपना राइट को मांग रहा है और प्रधानमंत्री को प्रश्न कर रहा है, वो इसमें कॉन्स्पिरेसी कहाँ हो गया? पक्ष के लोग जो है राष्ट्र विरोध आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, कह रहे हैं कि इंटरनेशनल तरीके से ये समिट था और ये छवि जो है खराब करने की कोशिश जानबूझ के की गई है। यहाँ जो ये ट्रेंड है ना, राष्ट्र विरोध बोलना, ये बहुत दिन से चल रहा है। अभी जो भी आप अपना हक मांगो वो राष्ट्र विरोध हो जाता है। राष्ट्र विरोधी काम वो होता है जहाँ पे एक दूसरे देश को हमारे देश की सीमा के अंदर बिठा के उसके बारे में ना बात करना, या कोई जनरल बात कर लिया, उस बात को पार्लियामेंट में ना लेके आना, ये सब राष्ट्र विरोधी काम है। ये अपने युवा अपना हक को मांग रहा है, ये कौन सा राष्ट्र विरोधी काम है? केंद्रीय संसदीय मंत्री कह रहे हैं कि नंगा नाच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया। वही तो ना, केंद्रीय मंत्री का शब्द ही आप देख लीजिए वो किस लेवल का है। अगर आप किसी युवा का प्रोटेस्ट को नंगा नाच बोल रहे हैं तो आप कितना उनकी लाइफ के बारे में आप कंसर्न रहेंगे? आप कहीं कंसर्न नहीं रहने वाले हैं और इस देश के युवा भी वो देख रहा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 7 सांसद एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या ये सहयोगी दल आपके साथ हैं, आप अकेले खड़े हैं इसीलिए, या फिर सच में युवा जो किया उसकी आवाज को बुलंद करने के? नहीं, ये हमारा यूथ कांग्रेस है, हमारा युवा है उसमें, और एक हफ्ते में उनको इतना मारा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है कि वो कहीं पे वो इस देश का ही नहीं है। तो हम लोग पार्लियामेंटेरियंस जो है, हमें लगा कि हमारा फर्ज है कि हमारे उनके साथ खड़े रहें एटलीस्ट। प्लान है आपके? आगे देखिए, युवा कांग्रेस बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बहुत सारे चीज़ इस देश में हुआ है। तो आप इसको कंटिन्यूसली ऐसे करते जाएंगे तो वो भी अपना ताकत दिखाएंगे, तो देखेंगे अभी आने वाले टाइम पे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते शशिकांत सेंथिल जी, जिन्होंने कहा कि जो पूरा विरोध प्रदर्शन था वो बिल्कुल जायज था, यूथ ने अपनी आवाज़ को उठाई है। अब ऐसे में सरकार को अगर दिक्कत है तो वो अपनी बातें सामने रखें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। गुजरात के सूरत में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में सियासी माहौल गर्म हो गया है। एहतियातन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
हालांकि आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मौके पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से नारेबाजी और तनाव की स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने हस्तक्षेप कर नियंत्रित किया। विरोध के दौरान विपक्षी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों और AI शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। घटना के बाद शहर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। द्वारा इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर किया जा रहा तस्वीरें देख सकते हैं कि सूरत पुलिस अब इन लोगों को डिटेन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ये लोग विरोध करने आए थे। इन सारी चीजों को लेकर हम उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या किन चीजों को लेकर ये विरोध करने आए थे। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है हम उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भाई क्या नाम है? क्या नाम है? नूरू भाई चाइनीज है। नूरू भाई किन मुद्दों को लेकर आप आए हो? ऐसी फाइल के विषय में बात चल रही है और ये बीजेपी ताकत लगा रही है। इनका मानना ना सुने, इसके लिए ये पुलिस का साथ ले रहे हैं और ये गलत है। इन फाइल को लेकर ये लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं कि इन सारी चीजों को लेकर। तो आज और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है उनका? भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनल। क्या विरोध कर रहे हो? हम ये विरोध करने आए हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सामने खाली सरेंडर हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज ही काम करते हैं और ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सड़कों पे लोग लगा करके काम करने आए और काम करेंगे। हम गांधी जी के काम मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। आपने सीधे तौर पर देखा कि किन तरह से यहाँ पे कांग्रेस के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस है, उन्होंने पहले से लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध को लेकर इस वक्त देखिए कि उनको उठा कर ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस को लेकर आगे देख सकते तस्वीरें। यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर क्या मुद्दा क्या है आपका? मोदी आपका मुद्दा क्या है? सरेंडर किया मोदी ने, इसके लिए आपका मुख्य मोदी के नारे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जो लोग मौजूद है, आप देखिए सीधी तस्वीरें किस तरह से उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद थे इस वक्त आपकी तस्वीरें देखिए। पहले से ही गाड़ी का डब्बा जो है वैन बुला लिया और उसके बाद सारी चीजों को लेकर जो सूरत पुलिस है वो पहले से अलर्ट मोड पर थी कि कांग्रेस द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो उनको यहाँ पर विरोध नहीं करने देना है। इसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने कोई अगर धरना देता है, धमाल करता है तो हमारे कार्यकर्ता शांत थोड़ी बैठेंगे। चलिए, सूरत शहर के अध्यक्ष माने जाते हैं परेश पटेल जी, उन्होंने बताया कि कोई भी यदि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और इसी तरह से उनको यहाँ से भगाया जाएगा। कैमरामैन राकेश राजपूत के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। बिहार की राजनीति में सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। बीजेपी के विधान परिषद नवल किशोर यादव ने तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और दूसरों पर आरोप लगाने के बावजूद उन्हें खुद कोई ज्ञान नहीं है। जब उनसे राज्य सरकार के खजाने खाली होने के पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि खजाना वास्तव में खाली होता तो बिहार में विकास कैसे संभव हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष के पास फंड है तो उसे सरकार को देना चाहिए, ना कि सरकार को लोन लेने की नौबत आए। है तो राज्य सरकार को कर्जा दे दें, उनके पास तो पैसा है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो उनके पास तो होगा ही, तो कुछ दे दें, लोन दे दें राज्य सरकार को। सर, कमी हो गई है फंड में? अरे नहीं, वो उनको जानकारी है कि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है
तो उनके के यहाँ लोन अप्लाई कर देते हैं, उनको तो पैसा की दिक्कत है नहीं, कुछ दे दें। कहा जा रहा सर कि सैलरी नहीं मिल पाया है। कहाँ किसको सैलरी नहीं, अभी महीना लग गया है क्या? अरे महीना लगेगा तब ना सैलरी मिलेगा। बिना पैसे के पूरा बिहार चक कर रहा है, पूरे बिहार में रोशनी फैला हुआ है बिना पैसे के। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ठेकेदारों के पेमेंट पर जो प्रतिबंध लगा है, वो ठेकेदारों से लिप्त होकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, वो दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, वो उनकी आदत है। अब कुछ बोलने को रह नहीं गया है, इसलिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसने कहा कि 23,000 जो है वो अपहरण हुए बिहार में। सब एक नंबर से बैठ के हुआ है। फिरौती वाला जो पहले होता था, एक नंबर में बैठ के और लोगों से फिरौती लिया जाता था, वही हुआ है। क्या कहे कि फिरौती एक नंबर से लिया जाता है। अरे इन लोगों के बातों को बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। ये पीट गया है और पीटा हुआ आदमी का आवाज ऐसा ही। बिहार विधानसभा में इस बार कई युवा विधायक चुने गए हैं, जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक रोहेल रंजन ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से नए विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की है, ताकि उन्हें सदन की कार्रवाई, नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से वे अपने क्षेत्र के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में उठा सकेंगे और सरकार से संतोषजनक जवाब भी प्राप्त कर पाएंगे। जदयू के विधायक रोहेल रंजन जी हमारे साथ हैं। कई युवा जो हैं इस बार जो जीत कर आए हैं सदन में, आप लोगों ने एक युवाओं के एक कमेटी भी बनाने की बात कही है कि सभी लोग को प्रशिक्षण दिया जाए। हाल ही में प्रेम कुमार ने भी कहा था कि अब जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात है। तो लोकसभा अध्यक्ष भी आए थे स्थापना दिवस के मौके पर, तो उस समय भी बात जिक्र हुआ था। तो क्या लगता है जरूरी है? देखिए, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग बहुत सारे नए विधायक आए हैं, हम लोग का ये पहला सत्र है। तो शुरू में पहले दिन ये नहीं पता था कि ध्यान आकर्षण क्या होता है, याचिका क्या होती है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, और भी विभिन्न तरह की चीज़ें थी, उसका अंदाज़ा नहीं था। पर धीरे धीरे ध्यान दे देकर हम लोग सब अब सीख ही गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, पता रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हम लोग को ना पता हो अभी तक। आपका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही रहा, आपके पिताजी भी रहे हैं विधायक, आपके दादाजी भी रहे हैं। क्या दादाजी और पिताजी से जानकारी इस चीज़ों के बारे में? जी, इन चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन ये चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ। और हमारे पिताजी 2015 तक ही विधायक थे और करीब 11 साल बीत गए हैं। चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, उस समय ऑफलाइन हुआ करती थी। तो अगर ट्रेनिंग मिल जाता है तो अच्छा रहता है, सुविधा रहती है और पता रहता है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखकर अध्यक्ष जी को देंगे आप लोग तमाम? जी, अध्यक्ष जी से बात हुई है, अध्यक्ष जी ने बोला है कि वो कराएंगे। अच्छा, पहली बार आप इस्लामपुर से चुनकर आए हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ से क्या कुछ पहले जो विधायक थे वो लगातार ये भी आरोप लगाते थे कि ये पश्चिमी क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में भी इस बार अब जदयू का एंट्री हो गया, क्या वहाँ पर क्या कुछ विकास का परिणाम? जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस्लामपुर में जो अस्पताल है उसको अपग्रेड करने का 12 जनवरी को ऑर्डर निकल गया है और वो जल्दी ही 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखिएगा कि वो बड़ा अस्पताल बन जाएगा, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू और वेंटिलेटर और मैटरनिटी वार्ड और जितनी भी तमाम सुविधाएं होती हैं, सीटी स्कैन, सब कुछ वहाँ पे हो जाएगा। लोगों को पीएमसीएच आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रोड की चौड़ीकरण की भी बात हुई थी, उसका भी सवाल उठाया था, तो उससे के लिए 330 करोड़ का एस्टीमेट बनाया गया है और जल्दी ही उस पर भी काम चालू होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बरगामा में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए, उसकी भी प्रक्रिया अब विधानसभा सत्र के बाद चालू होगी। लेकिन उस तरफ के जाने वाली सड़कें तो लंबे समय से बन रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कार्य नहीं हुआ। जो इस्लामपुर से आपका नालंदा जो सड़क बन रही है, वो सड़क तो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर। जी, जैसे ही वहाँ पे ओके हो जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क, सड़क तुरंत बनेगी। वो बात भी सरकार में अधिकारियों से हो चुकी है। हमें जानकारी में लगभग है कि 2010 से सड़क बन रही है, अभी तक वैसी तरीके से है। आप निश्चिंत रहिए कि 2027-28 तक वो सड़क बन जाएगी। और क्या कुछ करने वाले हैं युवाओं के लिए? काफ़ी युवाओं के लिए वादे किए थे। जी, मेरा सारा का सारा फोकस है कि हमारे युवा भाइयों के लिए रोज़गार की सुविधाएं हों इस्लामपुर विधानसभा में, और उन लोगों को दिल्ली और मुंबई ना जाना पड़े। वही मेरा सबसे बड़ा प्रण है और उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। कई कंपनियां से भी बात करी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल पार्क बन जाए, वहाँ पे एक ही साथ
15 से 20 हज़ार युवाओं को नौकरी हो जाएगी, तो 15 से 20 हज़ार परिवार खुशहाल हो जाएंगे एक ही साथ। आपका विधानसभा बड़ा है, कई जगह से ये भी शिकायतें थी कि थाना जल्द नहीं पहुंचते, थाना की दूरी पड़ जाता है इस्लामपुर, और चाहे की दूरी पड़ जाता है 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर, उस जगह से रात में थाने नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से घटनाएं भी होती है, तो उसका कल होकर निदान मिलता है। लेकिन क्या थाने के लिए भी गृह विभाग में जब हो रही थी बातचीत, तो क्या? जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया कि इस्लामपुर ब्लॉक को 3 अलग अलग ब्लॉक्स में विभाजित किया जाए, जिसमें हम लोगों ने प्रपोजल दिया है कि जैतीपुर और खुदागंज नाम के 2 ब्लॉक्स और ऐड किए जाएं। तो सरकार ने इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है, लेकिन ये वक्त लगने वाला काम है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये भी होगा। और दूसरा, हम लोगों ने 2 एडिशनल थानों की मांग करी थी, तो सरकार ने यही बोला है कि थाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ओपी 2 जल्द से जल्द इस्टेब्लिश किए जाएंगे। आखिरी सवाल लेंगे, विपक्ष का किस तरीके से तेवर देख रहे हैं इस बार? कि विपक्ष तो बिना मुद्दे के हैं और बिना नेता के हैं, तो ना उनके पास नेता है ना उनके पास मुद्दा है। हमारे नेता विपक्ष के जो हैं वो पिछले 20 दिन में आज पहली बार हमने उनको देखा विधानसभा में, और वो भी 10 से 12 मिनट के लिए आए, कुछ बोले नहीं और निकल गए। आज बजट का भाषण का अंतिम दिन था, उनको उस पर कुछ बोलना चाहिए था। एक सकारात्मक विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है उससे वो दूर भागते हैं, और मेरा फिर से उनसे अनुरोध है कि एक सकारात्मक विपक्ष की जिम्मेदारी वो निभाया करें। तो ये थे जदयू के विधायक रुहेल रंजन, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष जो है सकारात्मक भूमिका निभाए, और जो हम लोग युवा इस बार जो जीत कर आए हैं काफ़ी संख्या में, सभी लोगों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। महाराष्ट्र में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की जांच को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जितेंद्र आवाड ने जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे संदेह की गुंजाइश बढ़ती है। उन्होंने ब्लैक बॉक्स को जलाए जाने की चर्चाओं को गंभीर बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है। आवाड ने कहा कि वे अपनी सोच के आधार पर बोल रहे हैं, रोहित पवार के रुख का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस विमान को भारत में उड़ान की अनुमति ही नहीं थी, उसे निर्धारित 5000 घंटे के बजाय 8000 घंटे तक उड़ाया गया, जिससे यह हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स का जल जाना ये हंसने की बात है। ब्लैक बॉक्स कभी जलता नहीं है। नहीं, ब्लैक बॉक्स का जल। वहीं जितेंद्र आवाड ने कहा कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने मुश्किल वक्त में भारत को कई मैच जिताए हैं। उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय क्रिकेट के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जाति या धर्म से ऊपर है और खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। ऐसा है कि मोहम्मद सिराज जो खेला है, शमी जो खेला है, दोनों ने हरदम मुश्किल वक्त में भारत को मैच जिता के दी है। अगर उनके ऊपर अन्याय होता है तो मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के ऊपर अन्याय है। जाति पाति धर्म के ऊपर जाके क्रिकेट होता है। ये बम्बई का मैच किसने जीता के दिया? ऐसे कितने मैचेस है जो बीच ये समय में सिराज ने और शमी ने जीता के दिए? तो ये सब नहीं चलता है क्रिकेट में। नहीं, ऐसा है कि मोहम्मद सिराज जो खेला है, शमी जो खेला है, दोनों ने हरदम मुश्किल वक्त में भारत को मैच जिता के दिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और संवेदनशील मामलों पर सरकार ने सख्ती का दावा किया है। राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि नागपुर में पेपर लीक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। राज्य सरकार कॉपी मुक्त अभियान चला रही है और यदि किसी कोचिंग सेंटर की संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों पर भी कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ लोग फुटबॉल क्लब के बहाने बच्चों और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहर की जहां में एक बच्ची पेपर छुड़ाते वक्त पेपर मिलने के बाद में वॉशरूम के बहाने से बाहर गई,
वहां का जो सुपरवाइजर था उसको तुरंत ध्यान में आया, उसने तुरंत वो लड़की को पकड़ा और उस पर कार्रवाई की। प्रशासन, वहां का जो स्थानिक स्कूल एजुकेशन का प्रशासन है, उन्होंने तुरंत सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया। उसके बाद में गृह विभाग ने इंक्वायरी करते हुए अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एसआईटी का भी गठन वहां किया गया है। पूरे शहर की वहीं बदलापुर में सामने आए अंडाशय मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मामला सामने आने के बाद इसकी गहराई से जांच की जा रही है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और कुछ डॉक्टरों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए ज्यादा जानकारी देना उचित नहीं होगा, लेकिन मामला गंभीर है और जांच जारी है। इसीलिए सामने आया हुआ है, इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन वहां बदलापुर में शुरू है। इस तरीके की हरकत जो होनी नहीं चाहिए वो प्रकरण वहां किया है। कुछ डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित है कि इसकी जांच वहां की जा रही है। जो भी हाथ में आएगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल रैकेट तक साथ जुड़े हैं, ऐसी बातें सामने नहीं, अभी पूरी चीजें, क्योंकि अंतिम अहवाल यहाँ पे आने का, इसलिए पूरी चीजें बताना उचित नहीं रहेगा, पर ये मामला गंभीर है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसीलिए सामने आया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालिया विमान हादसे की जांच पर बयान देते हुए कहा कि मामले की पड़ताल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के जरिए की जा रही है और डीजी सेफ्टी इसकी निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सीआईडी जांच शुरू की थी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग पर केंद्र को पत्र लिखकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई जांच की पहल भी की गई है। जांच एजेंसियों ने विमान के 13 तकनीकी मानकों की जांच शुरू कर दी है। डिजिटल फ्लाइट्स रिकॉर्ड का डेटा डाउनलोड किया जा चुका है, जबकि वॉइस रिकॉर्डर डेटा के लिए विदेशी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। हादसे से जुड़े मलबे, ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है। साथ ही बीएसआर कंपनी का व्यापक ऑडिट करते हुए बीते वर्षों की फ्लाइट से लॉगबुक, एफडीटीएल नियमों के पालन और मेंटेनेंस प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। फडणवीस ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए और किसी भी शंका को संबोधित प्राधिकरण तक पहुंचाना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। हा जो काही अपघात झालेला आहे किंवा जी घटना घडलेली आहे याची डीजीसीएच्या माध्यमातून चौकशी चालली आहे। डीजी सेफ्टी स्वतः ती चौकशी करतायत। आपण सीआयडी चौकशी सुरू केली होती, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्हाला ही विनंती आली की याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे। तर शेवटी आपल्याला सगळं सत्य कळलंच पाहिजे। तात्काळ मी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलंय। मी स्वतः माननीय गृहमंत्र्यांशी बोललोय आणि त्याची आपण जी काही सीबीआय चौकशी आहे ती देखील आपण करणार आहोत। आता आपण जर बघितलं तर जवळपास 2 प्रेस नोट या डीजीसीएने किंवा डीजी सेफ्टीने त्या ठिकाणी दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की 13 निर्धारित मानकांवर ही त्यांची चौकशी जी आहे ती चौकशी सुरू आहे। डिजिटल फ्लाइट रेकॉर्डर जो आहे त्याचा डेटा त्यांनी पूर्णपणे डाउनलोड केलेला आहे। व्हॉइस रेकॉर्डर जो आहे त्याच्या संदर्भातही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। त्यामुळे डेटा उपलब्ध होणार नाही अशी कुठलीच आता परिस्थिती त्या ठिकाणी नाही। त्या संदर्भात जी काही शेवटी ही विमानं परदेशात बनतात त्यामुळे तिथल्याही जो काही व्हॉइस रेकॉर्डर आहे त्याचा डेटा रिट्रीव्ह करण्याकरता त्यांची मदत ही त्या ठिकाणी घेतली जाते आणि मलबा असेल, परिचालन किंवा मेंटेनन्स रेकॉर्ड असतील, या सगळ्यांची चौकशी चाललेली आहे। विशेषतः व्हीएसआर ही जी कंपनी आहे या कंपनीचं पूर्ण ऑडिट हे डीजीसीएने सुरू केलेलं आहे आणि केवळ या अपघातापुरतं ते ऑडिट चाललेलं नाहीये, तर त्यांचं पूर्ण गेल्या काही वर्षाचं सगळ्या फ्लाइट्सचं ऑडिट हे त्या ठिकाणी अतिशय कडक पद्धतीनं करण्यात येत आहे। त्यांचे लॉगबुक्स असतील, तिथे एफटीडीएल जे असतं त्याचं ते योग्य प्रकारे पाळले गेले की नाही, मेंटेनन्स योग्य प्रकारे होता की नाही, या सगळ्या गोष्टींचं त्या ठिकाणी चौकशी चाललेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्या चौकशीचा जो काही निकाल आहे त्याची वाट बघितली पाहिजे। अर्थात या संदर्भात कोणाच्या मनात शंकाच असू नये असं म्हणणाऱ्यांपैकी मी नाही। कोणाच्याही मनात शंका असेल तर माझं तर मत असं आहे की या संदर्भात ती शंका ही जी काही योग्य अथॉरिटी आहे त्या अथॉरिटीकडे व्यक्त केली पाहिजे। म्हणजे अगदी ज्यांच्या मनात शंका आहे त्यांनी डीजीसीएला त्या शंकांच्या संदर्भातलं एखादं पत्र लिहावं किंवा आमच्याकडे दिलं तर आम्ही देखील ते पत्र
हे DGCA पर्यंत पोहोचतं करू, कारण कुठली शंका, व्हॅलिड शंका तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही काढता येऊ शकतात, ते त्याच्याबद्दल म्हणत नाही, कारण खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।